दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज। ये नागराज की पहली कॉमिक्स है और मैं खुद नागराज की दोबारा से सारी कॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ शुरू से सीक्वेंस में। तो आपको भी मज़ा आएगा इसमें, तो पढ़ते हैं इसको। ये नागराज की पहली और यहीं से नागराज का सफर शुरू होता है। नागराज राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज, आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं का प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। वर्षों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। अपने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। अटेंशन प्लीज, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वे अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में। दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी ने आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाए जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर क्या कहा जाता है। अगर आप कहीं की उड़ती उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हुड, पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद टिन। ओह उफ, हाय श्यू। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप! उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देख थे, लेकिन सांप अब है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। सिगरी, आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का मारती हूँ। यस, आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई इस आर्ट का मारती। नागराज, तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर सॉय ठक ठक फुस। यह स्नेक हेड है। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करके
नागराज के सामने नतमस्तक हैं। अब देखो, नागराज किस तरह दीवार पर चढ़ता हुआ हॉल की छत से गुजरेगा। आश्चर्य है, वह बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। ओह, कितनी तेजी से और बिना किसी आट के छत पर रेंगता जा रहा है। यह बेमिसाल हथियार है। दोस्तों, नागराज हॉल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगली शिकारी अंदाज में वापस मंच पर आएगा। श्यू, कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड। क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज उन्हें उन्हें खुद ही निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर का रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। इनकी प्रक्रिया प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते हैं, उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल गांव से रक्त स्त्राव रोके रहता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स समझ पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवार से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप ही लगती है यह बात। मुझे इसके आसाम में तोड़ फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे 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 दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, 10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज श्याम एक पार्टी देंगे। श्याम को पार्टी में, मिस्टर बुलडॉग बताइयो, क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? यह तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। हमारे उग्रवादी बेकार कैंप चला रहे हैं और उनके कैंप आसाम के जंगलों में हैं। हम ऐसे एक कैंप में उतरेंगे। यहाँ के लोग गरीबी की सतर से यहाँ के लोग गरीबी की सतह से निम्न स्तर की जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की गरीबी हम बेकार कैंपों के द्वारा दूर करते हैं। यानी गरीबों और देशद्रोह के लिए तैयार किया जाता है। इसके बावजूद भी हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। उसकी वजह, असल में ये लोग छोटी मोटी जातियों के गुटों में विभाजित हैं और इन लोगों के अपने अपने अलग अलग धर्म गुरु हैं जिन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने मिशनरियों द्वारा भी काम किया। धर्म परिवर्तन द्वारा इन्हें एक नए संप्रदाय में डालना चाहा, परंतु इसमें भी अधिक सफलता नहीं मिली। इनके धर्मगुरु चीख पुकार मचाकर सरकार को चौकन्ना कर देते हैं। अब और अगर इनकी जातियों में कोई आपसी झगड़ा फैलाते हैं तो एक शक्तिशाली हस्ती हस्तक्षेप करके इनका झगड़ा सुलझा देती है। शक्तिशाली हस्ती वह कौन है? बताया जाता है कि वह शाम के जंगलों में कहीं रहता है, किंतु परंतु उसका निवास स्थान किसी को मालूम नहीं। यहाँ के निवासी उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह एक सफेद बालों वाला लंबा तगड़ा इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल की है। बहुत ही विचित्र और रहस्यमय इंसान है। कहीं कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। कोई भी धर्मगुरु उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हर आदमी उससे खौफ खाता है। तुम लोगों ने उसकी हत्या की कोशिश नहीं की? कई बार, लेकिन हर बार नाकाम रहे। ऐसा कहा जाता है कि वह कोई बहुत बड़ा जादूगर है। कोई भी सताने व्यक्ति उसकी हत्या की योजना में हमसे सहयोग नहीं करता। तो तुम लोग मेरे हाथों से स्वर्ग धाम पहुंचाना चाहते हो।
तभी कैंप आ गया, बाकी बातें पूरी योजना के साथ होगी। सब ठीक है राका, बस एक छोटी सी घटना को छोड़कर सब ठीक है बॉस। कैसी घटना? दो कैदी भाग निकले थे, मेरे शिकारी कुत्ते उनकी बोटियां ले आए। राका कैंप इंचार्ज है, और राका ये है हमारे मेहमान नागराज। स्वागतम। कैंप के कंट्रोल हाउस में। सबसे पहले तुम भूभाग के चित्र को ध्यानपूर्वक देख लो। यह टोंक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। नदी के किनारे यह स्थल देखो, जिसे लाल लाल दायरे में दिखाया गया है। यह एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, और इसके चारों तरफ एक बस्ती आबाद है। इसके अलावा पहाड़ियों में कई कबीले भी हैं। इस मंदिर को लेकर दो समुदाय के लोगों में काफी पुराना झगड़ा चला आ रहा है। बाद में एक संप्रदाय का इस पर एक सत्ताधिकार हो गया, क्योंकि ये लोग दूसरे संप्रदाय से हर सूरत में मजबूत थे, धन से भी और ताकत से भी। दूसरे संप्रदाय वाले भी झगड़ा खत्म करके इनमें आ मिले, और फिर यह विवाद लगभग समाप्त हो गया। अगर इस मंदिर के भीतर रखी मूर्ति गायब कर दी जाए तो हमारा काम हल हो जाएगा। वह किस तरह? हम यह अफवाह फैला देंगे कि मूर्ति दूसरे संप्रदाय के लोगों ने चुरा ली है। दंगा भड़क जाएगा, और जब तक मूर्ति मंदिर में वापस नहीं लौटेगी, दंगा शांत नहीं होगा। तो फिर तुमने अभी अब तक यह काम किया क्यों नहीं? यह काम इतना आसान होता तो कभी का हो गया होता। वह मूर्ति करोड़ों की है, और उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग? सांप वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में पूरे इरादे से जाएगा तो नाग उसे डस लेंगे। हमारे 5 आदमी इस चक्कर में मारे गए। ओह, यह तो कोई तिलिस्मी मामला है, और तुम इस तिलिस्म को तोड़ सकते हो। बेशक, मैं तोड़ दूंगा। इसके अलावा सुरक्षा का और क्या प्रबंध है वहाँ? यदि मंदिर की चोरी का तुरंत पता चल गया तो आसपास के कबीलों तक में जल जल जला आ जाएगा। सैकड़ों लोग शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। जैसे तुम मूर्ति चुराकर भागोगे, हम सांप्रदायिक दंगा भड़का देंगे। मूर्ति प्राप्त करते ही तुम्हें बेले संप्रदाय के सरदार को सूचित करना होगा। क्या ऐसी सूरत में गोरखनाथ कुछ रोकथाम नहीं करेगा? उसके लिए गोरखनाथ को कबीले वालों का विश्वास दिलाना होगा कि मूर्ति वापस आ जाएगी, और वह मूर्ति वह ला नहीं पाएगा। इस तरह उस पर से दोनों संप्रदायों का विश्वास उठ जाएगा, और फिर उसका खेल खत्म। तो फिर समझ लो, उसका खेल खत्म हो ही गया। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। करोड़ों की मूर्ति। यह मूर्ति अगर मुझे मिल जाए तो ऐश की जिंदगी जीने का यह एक सुनहरी मौका होगा। जब नागराज मूर्ति लेकर लौटेगा, तब नागराज का भी खेल खत्म कर दूंगा। बस राका, मुझे यहीं उतार दो। इस पुल पर हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे नागराज। अवश्य मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, और इसी इसी पुल पर तुम्हारी कब्र भी बनेगी। नागराज जंगल के रास्ते आगे बढ़ गया। दौड़! ओह, शेर की दौड़! वह क्या युद्ध है! एक शेर एक जंगली भैंसे से लड़ रहा है। अरे ये क्या! एक की बजाय दो दो जंगली भैंसे! यह तो जंगल के राजा के साथ नाइंसाफी है। मल्ल युद्ध में एक का मुकाबला दो से नहीं होता। तुम में से एक को मेरे साथ लड़ना होगा। और फिर धड़ाक! अब बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? बस मैं तेरी गर्दन की एक हड्डी तोड़ देता हूँ, और फिर तेरा खेल खत्म। उधर शेर भी अपने दुश्मन को मार चुका था। हम दोनों अलग अलग क्षेत्र के राजा हैं। दोस्त, अभी मैं जल्दी में, वरना तुम्हारे साथ जरूर बात करता। मैं जानता हूँ तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो। नागराज उस बस्ती के पास पहुंच गया। बस इस नदी को पार करना है, उसके बाद मैं उस बस्ती में पहुंच जाऊंगा। बड़ा ठंडा पानी है। मुझे आधी रात के समय मंदिर में दाखिल होना है, तब तक मैं यहाँ विश्राम कर लूं। आधी रात के समय हर कोई गहरी निद्रा में विचरण कर रहा है। नागराज को देखते ही कुत्ते दुम दबाकर भाग जाते थे। भाग जाओ, मैं नागों का राजा हूँ। जागते रहो, बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दूं। मंदिर के पास सूर्य बाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया।
और फिर सिगरी। नागराज नागरसी का प्रयोग करता है। श्यू। अब चलो नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया हूं। अब यह दरवाजा। नागानंद नागराज का दाएं हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। वो दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा लौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी फुस। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो, ठहरो अभी चखाता हूँ मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस फुस। यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब है यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। सोए। फुस फुस। घुप घुप। ओह, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं। लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर श्यू। गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुम्बद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुम्बद पर। बस्ती में शंख और तुरई बज उठे, जो खतरे का संकेत था। टू टू। ये ओ खतरा। मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ो घेर लो। जाने न पाए। कबीले को खबर कर दो। चारों तरफ से घेरा डालो। सक सक। तीर बालों की बौछार चल पड़ी। श्यू। सांप सांप। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले मसाले। थॉक ढूम। सोए। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। श्यू। अरे कहाँ गया। वो देखो उस पहाड़ी पर। कम वक्त पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों न इन पर बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। गरुड़ गरुड़। अब जल्दी से अपनी तेज लंबी छलांग का प्रयोग करके इस खाई को पार कर जाऊं। अब इन तीर बाल से कुछ नहीं होने वाला। और सुबह हो गई। बड़ा भयंकर जोखिम भरा मिशन था। यह सामने की बस्ती मेरे दोस्तों की है। इससे आगे मुझे कोई खतरा नहीं। नागराज कोडवट की मदद से बेले कबीले के सरदार तक पहुंच गया। मैं कामयाब हो गया हूं। अब तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। हमले की तैयारी करो। दूसरे कबीले में बेले संप्रदाय के लोग हमारी बस्ती पर हमला बोलने आज जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नागराज उस पुल पर पहुंचा। जारा की टोली उसका इंतजार कर रही थी। वे आ गया, तैयार हो। मैं मूर्ति लेकर आ गया हूँ राका। मूर्ति मेरे हवाले कर दो। नहीं, मुझे हिदायत है कि इसे बुलडॉग तक पहुंचाना है। लेकिन तुम्हें इसे मेरे हवाले करना ही होगा। एक नजर अपने चारों तरफ डालकर तो देखो। बेवकूफो, तुम अपने बॉस के साथ गद्दारी कर रहे हो। और फिर श्यू। रटट। आई। फुस। तुझे इसी हालत में लाद कर कैंप ले जाऊंगा। ओ, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा, गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे पेड़ों को तो मैं जो उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा है। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पांव जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है, सफेद बालों वाला। यह पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है। और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए। ओ, तो यह बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं यह बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक। मैं एक गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया।
अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। श्यूं। मेरे सारे नाग वापिस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी। वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस। फुस। शिकांगी नेवले का दार्क बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। शिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा और इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। तभी ठोक। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमाग की हालात जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे बच्चा, हो कितना प्यारा बच्चा है। मैं इसे पालूंगा। फिर जैसी नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। ये एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मर्त अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीभ से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिए। स्नैकमैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग आरंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में नागराज बड़ा हुआ। अब वह वक्त आ गया जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह, ए भूतपूर्व! इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ।
1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः ही अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि से अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है, इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने योग विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अभी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे। लेकिन ऐसी जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोह का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। अब सही रास्ते पर आ गया। आपके चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास न होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था और जब से शिकांगी उसके पास था, वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आजाद हो गए हो। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया था। मूर्ति तत्काल लौट आने से संप्रदाय की हिंसा रुक गई और कबीलों ने गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स है, बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है। और इसकी मैं सारी कॉमिक्स नागराज की सीक्वेंस में पढ़ता चलूँगा इससे आगे की। और कभी कभी बीच बीच की कॉमिक्स भी पढ़ दिया करूँगा ताकि बराबर मेंटेन बना रहे। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।